से स्वागत है आप लोगों का हमारे अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी पर, जहां आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूं ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स के बीए प्रोग्राम में पॉलिटिकल साइंस के यूनिट नंबर सेकंड का पार्ट 2 वीडियो। अगर आपने हमारी पार्ट 1 नहीं देखी है इसकी तो सबसे पहले जाकर के आपको पार्ट 1 देखनी है। तो वहाँ से आप बेसिकली इसके जो पार्ट यूनिट उसके बेसिक चीज़ें समझ जाओगे, है ना। तो देर ना करते हुए हम अपनी पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि पार्ट 2 में आखिरकार क्या बताया गया है। और पार्ट 1 में हमने आपसे क्वेश्चन भी किया था कि जो भारत का संविधान है उसमें आज के टाइम पे वर्तमान समय में कितने आर्टिकल कितने पार्ट्स हैं। तो आई होप आप सभी लोगों ने वो कमेंट में रिप्लाई ज़रूर किया होगा। हालांकि इस वीडियो के एंड में मैं उसका आंसर ज़रूर बताने वाली हूँ। तो अभी तक अगर आपने उसमें कमेंट नहीं किया है तो फटाफट जाकर के पहले पार्ट 1 देखिए। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है वो, है ना। फटाफट आप जब पार्ट 1 देखिए, कमेंट में रिप्लाई करिए और कमेंट में रिप्लाई करने के बाद यहाँ पर ज़रूर बताइएगा। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस वीडियो में। तो पार्ट 1 में हम थोड़ा रिवाइज़ कर लेते हैं। पार्ट 1 में हमने क्या समझा था? पार्ट 1 में हमने समझा था संविधान को, है ना। हमने पार्ट 1 में संविधान डिस्कस किया था। उसके अलावा संविधान की हमने विशेषता पढ़ी थी। विशेषता के साथ साथ हमने उसकी आलोचना भी। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बेसिकली मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स को इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल राइट्स को पढ़ेंगे। नागरिकों को मौलिक अधिकार उन्हें जन्म से ही प्राप्त है। अधिकार नागरिकों के एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए बहुत ही आवश्यक है। बहुत ही की पॉइंट्स दिए गए हैं, आप इसको साथ साथ नोट भी कर सकते हो। अब हम समझेंगे अधिकार को। अधिकार होते क्या है? बेसिकली अधिकार क्या है? प्रत्येक व्यक्ति को अपने विकास के लिए अधिकारों की आवश्यकता होती है। अधिकार नागरिकों के गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए बहुत आवश्यक है। उसका उल्लेख भारत के संविधान के भाग 3 में मिलते हैं। भाग 3 में भारत के संविधान में जो है व्याख्या की गई है मौलिक अधिकारों की। भारतीय निर्माताओं द्वारा नागरिकों के लिए आर्थिक एवं सामाजिक आंदोलन की स्थापना नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से करने का प्रयास किया गया। भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद में अधिकारों के उल्लेख की बात की गई है। अब देखो, आप विस्तार से समझो कि भारत के संविधान में कौन कौन से जो है मौलिक अधिकार नागरिकों को प्राप्त है। पहला आपका समानता व समता का अधिकार। ठीक, मौलिक अधिकारों को मूल अधिकार भी कहते हैं, तो कंफ्यूज नहीं आना यहाँ पे। मूल अधिकार या मौलिक अधिकार पूछे तो वही आएगा। स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब हम एक एक करके इन 6 के 6 मौलिक अधिकारों को विस्तार से समझते हैं। लेकिन उससे पहले हम एक अधिकार को डिस्कस करते हैं, वो है आपका संपत्ति का अधिकार। यानी कि जो संपत्ति का अधिकार है, पहले क्या था? पहले जो संपत्ति का अधिकार है, भारत के संविधान में संपत्ति के अधिकार को एक मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया था। यानी कि जो संपत्ति का अधिकार था वो हमारे फंडामेंटल राइट्स में शामिल था। लेकिन वर्ष 1948 में जनता पार्टी की सरकार ने 44वें संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से बाहर कर और संविधान के अनुच्छेद 309, कौन से अनुच्छेद? अनुच्छेद 309 के तहत उसे एक साधारण कानूनी अधिकार बना दिया। यानी कि जो 1948 में एक संशोधन हुआ था, वो कौन सा संशोधन था? 44वां संशोधन, जो जनता पार्टी की सरकार के टाइम पे हुआ था। उस पार्टी ने क्या किया कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकाल करके एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया। ठीक, अभी क्यों बनाया गया था ये हम देखते हैं। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। बिल्कुल, आयरलैंड से कौन सा प्रावधान लिया गया है? या आपने संविधान की विशेषताओं में देखा था कि भारत का जो संविधान है वो विभिन्न स्रोतों से प्रभावित है ना। उन्हीं में से एक स्रोत है आपका आयरलैंड का संविधान, जहाँ से क्या लिया गया है? नीति निर्देशक तत्वों के प्रावधान लिए। अब इन नीति निर्देशक तत्वों में जो प्रावधान है उनको 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहले भाग में मौलिक अधिकारों की बात की गई है, दूसरे भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात की गई है, और तीनों भाग में मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे से संपूरक बताए। यानी कि जो भारत का संविधान है ना, पहले भाग में क्या कहते हैं? मौलिक अधिकारों की बात की गई है। ठीक, दूसरे भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है, और तीसरे भाग में इन दोनों का ही कंपैरिजन किया गया है कि किस तरीके से ये आपस में मिलते हैं। अब देखिए, अब मैं एक चीज़ और बताई थी आप लोगों को कि भारत का जो संविधान है उसमें से संपत्ति के अधिकार को 44वें संशोधन द्वारा कैसे क्यों हटा दिया गया, है ना। और 309 अनुच्छेद में शामिल साधारण कानून क्यों बना दिया गया। तो ये केशवानंद बनाम भारती का विवाद ज़रूर सुना होगा आपने। केशवानंद बनाम भारती विवाद जो संपत्ति को लेकर के हुआ था। जो केशवानंद थे वो एक
भूमि ने एक संपत्ति आदि जमींदार थे। और सरकार क्या थी, सरकार इस टाइम पर 1948 का कुछ भूमि सुधार कानून चलाती रहती थी। तो क्या था, ये संपत्ति का जो अधिकार है ना, वो सरकार के चलाए गए भूमि सुधार कानून में एक बाधा उत्पन्न करती थी। सरकार जनता के लिए भूमि सुधार कानून चलाती थी, ठीक। अब संपत्ति का अधिकार जो है वो इस कानून को लागू करने में बाधा उत्पन्न करती थी। बहुत से लोग ये होता था कि जब सरकार को लगता था, सरकार फ़ायदे के लिए या फिर उचित लगने पर क्या करती थी, लोगों की ज़मीन लेती भी थी, है ना, लोगों की ज़मीन लेती थी। तो उस टाइम पर लोग क्या करते थे, जो ज़मीन होती थी या फिर जो भूमि होती थी, ना ज़रूरत पड़ने पर भी उसे अपने मौलिक अधिकार के हनन के रूप में एक बड़ा ही मुद्दा बना देते थे। तो इसी तरीके से केशवानंद बनाम मुद्दा भी सामने आया। केशवानंद जो थे वो एक ज़मींदार थे, इनकी भी भूमि जो है सरकार के द्वारा जा रही थी, है ना, उनकी भी भूमि सरकार के द्वारा उपयोग में ला रही थी। तो केशवानंद बनाम भारती के विवाद में केशवानंद जी ने न्यायालय में जाकर के यह केस किया कि मेरे संपत्ति के अधिकार का, यानी कि मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। तो कारणवश इसके भूमि सुधार कानून लागू ठीक तरीके से ना होने पे और उसके संपत्ति के अधिकार में बाधा उत्पन्न करने की वजह से संपत्ति के अधिकार को एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। आई होप क्लियर हो गया होगा कि क्यों आखिरकार संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया है। अब हम विस्तार से समझते हैं मौलिक अधिकारों के बारे में। सबसे पहला अधिकार कौन सा है आपका, समानता व समता का अधिकार। समानता व समता का अधिकार, दोनों का मतलब एक ही है, समानता व समता यानी इक्वालिटी राइट, राइट ऑफ इक्वालिटी। जिसमें कौन कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 14 क्या कहता है, ये भारत के प्रत्येक नागरिक और गैर नागरिक कानून के समक्ष समान हो, यानी कि भारत में जितने भी नागरिक हैं और गैर नागरिक यानी आउट ऑफ इंडिया के भी जो लोग हैं, उनके लिए कानून जो है समान ही रहेंगे। आम व्यक्ति या देश के प्रधानमंत्री कोई भी विधि के समान है, यानी कि चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो या देश का एक मजदूर वर्ग हो, दोनों के लिए कानून बराबर रूप से ही लागू होंगे, ठीक। अनुच्छेद 15 क्या कहता है, ये धर्म, मूल, वंश, लिंग और स्थान के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध लगाता है। किसी भी नागरिक को उसकी जाति, वंश, भाषा, लिंग, जन्म आदि के कारण सार्वजनिक स्थल जैसे दुकान, होटल, मनोरंजन स्थल, पार्क, सरकारी कार्यालय, तालाब, मंदिर आदि पर जाने से रोका नहीं जाएगा। यानी किसी भी व्यक्ति के साथ उसके लिंग, स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। कौन सा आर्टिकल कहता है, अनुच्छेद 15 कहता है। अनुच्छेद 16 क्या कहता है कि राज्य के सेवाओं में अवसर की समानता प्रदान करना। राज्य के सेवाओं में अवसर की समानता, राज्य के निकट सरकारी नौकरियां या पदों पर नियुक्ति के लिए सभी को समान अवसर दिया जाएगा। किसी भी नागरिक को धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास के आधार पर नौकरियों से वंचित नहीं किया जाएगा। यानी कि जो सरकार अवसर देती है जनता को, उस अवसर पर सभी लोगों का समान अधिकार होगा। अनुच्छेद 17 जो कहता है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का मतलब क्या होता है, छुआछूत। भारत में अनुसूचित जाति या फिर समाज में अनुसूचित जाति तथा जनजाति के साथ भेदभाव होता है। उन्हें निचले दर्जे की जाति माने जाते हैं, उन्हें अछूत जाति का माना जाता है। भारतीय संविधान इस व्यवस्था को प्रतिबंधित करता है और अस्पृश्यता के अंत का उल्लेख अनुच्छेद 17 में करता है। अब कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल आपका 18, आर्टिकल 18 अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। संविधान के अनुच्छेद 18 के अनुसार उपाधियां केवल शिक्षा और सेना के क्षेत्र में ही प्रदान की जाएगी। लेकिन पहले क्या किया था, संविधान में कहा गया था कि उपाधियां जो होती हैं वो केवल और केवल शिक्षा और सेना के क्षेत्र में ही दी जाएगी। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने विभिन्न उपाधियों जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण आदि की शुरुआत की और उपाधि जो है महत्वपूर्ण लोगों को देने की योजना भी बनाई गई। लेकिन 1977 में मोरारजी देसाई की जो सरकार आई थी, 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार के नेतृत्व वाली जनता पार्टी की सरकार ने इस क्रम को तोड़ दिया। यानी कि जो 1977 में जनता पार्टी आई थी ना, उसमें इस क्रम को तोड़ दिया और 1980 में इंदिरा गांधी के द्वारा इसको पुनः लागू कर दिया गया। अब हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता के अधिकार को। एक एक पॉइंट बिल्कुल विस्तार से बताया गया है आप लोगों के सामने। आप चाहो तो उसको नोट डाउन भी कर सकते हो काफ़ी अच्छे तरीके से। दूसरा आपका स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 जो आपको कहता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में, जिसमें शांतिपूर्ण बिना हथियार के सम्मेलन करने की आज़ादी होती है। समुदाय गठित कर सकते हो आप, भारत में कहीं भी आ जा सकते हो, भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में निवास कर सकते हो, रह सकते हो, कोई भी रोजगार जो है या फिर व्यवसाय आप अपने हिसाब से अपना सकते हो।
अब क्या है अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 20 जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। किसी व्यक्ति को अपराध के लिए तब तक दोषी सिद्ध नहीं किया जा सकता जब तक न्यायालय द्वारा उसे दोषी सिद्ध नहीं किया। यानी कि अगर कोई क्रिमिनल है, किसी व्यक्ति ने अगर कोई अपराध किया है तो उस व्यक्ति को सज़ा तभी देगी जब उसको न्यायालय के द्वारा दोषी जो है सिद्ध किया जाएगा। एक व्यक्ति की सज़ा एक बार ही होगी, एक व्यक्ति को एक ही बार सज़ा होगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, ठीक, उसने किसी का खून किया, ठीक, उसने किसी को मार दिया। अब कोर्ट ने उसको एक बार सज़ा दे दी, ठीक, 4 साल तक उसको सज़ा हुई, 4 साल के बाद वो दोबारा निकल गया, ठीक, या फिर उसने दोबारा किसी का खून किया तो उसको सज़ा एक बार ही मिलेगी, उसको एक ही दोष के लिए बार बार सज़ा नहीं दी जाएगी। तो यही चीज़ कह रहा है, किसी व्यक्ति एक अपराध की सज़ा एक बार ही मिलेगी। किसी व्यक्ति को अपराध के लिए स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यानी किसी व्यक्ति को ये नहीं कहा जाएगा कि आप खुद के प्रति या फिर खुद के अगेंस्ट जो है सबूत लेके आएँ। नेक्स्ट है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो अनुच्छेद 23 से लेकर के 24 तक है। अनुच्छेद 23 का कहता है बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध लगाना। इनका कहना है कि बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध होना चाहिए। और अनुच्छेद 24 में जोखिम वाले जो कार्य होते हैं उनसे बच्चों को मजदूर करने से प्रतिबंध लगाना। यानी कि जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं वह मजदूरी नहीं कर सकते, ठीक। 4th आर्टिकल कौन सा आपका, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो 25 से लेकर के 28 तक शामिल है। आस्था और प्रार्थना की आज़ादी देता है यह प्रावधान हमें। धार्मिक मामलों के प्रबंधन और विशेष प्रकार की संस्थाओं में धार्मिक निर्देश देने की स्वतंत्रता होती है। पांचवा मौलिक अधिकार कौन सा आपका, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, जो अनुच्छेद 29 से 30 तक शामिल है, जिसमें आप भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल होती है। शांतिपूर्ण ढंग से अपने धर्म और सभा करने की स्वतंत्रता होती है। संगठित होने की स्वतंत्रता होती है। भारत के किसी भी क्षेत्र में यात्रा करने की स्वतंत्रता होती है। कहीं भी बस सकते हो आप, व्यवसाय चुन सकते हो, है ना। जीवन की रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता, खुद की रक्षा आप खुद भी कर सकते हो। अभियुक्तों की सज़ा दिलवाए के अधिकार होते हैं। अगला कौन सा अधिकार है आपका, अगला कौन सा मौलिक अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यह कौन सा आर्टिकल में आपका प्रावधान दिया गया है, अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 32 में इसको कहा गया है। इसके तहत हमें मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, उनको लागू करवाने के लिए न्यायालय में हम जा भी सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन करे तो ऐसी स्थिति में वह कोर्ट भी जा सकता है। किस अधिकार के अंतर्गत, औपचारिक अधिकारों के, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा का, इम्पॉर्टेंट है ये, किसने कहा है संविधान का हृदय और आत्मा, भीमराव अंबेडकर ने। मौलिक अधिकार को लागू करवाने के लिए सरकार को न्यायालय आदेश दे सकता है। न्यायालय अनेक प्रकार के आदेश जारी करता है जिसे रिट कहते हैं। देखिए, भारत के संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंदर ये है कि अगर किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो कहाँ जा सकता है, न्यायालय जा सकता है। अब न्यायालय उस मौलिक अधिकारों का किस तरीके से रक्षा करता है और जिस अधिकार के अंतर्गत वह लोगों के, नागरिकों की रक्षा करते हैं उसको कहते हैं रिट, ठीक। रिट क्या होता है, क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं कि मौलिक अधिकार में रिट जो है कितने होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में। इसके द्वारा कोर्ट, यहाँ कोर्ट होगा, इसके द्वारा कोर्ट किसी गिरफ्तार व्यक्ति या न्यायालय के समक्ष पेश करने का आदेश देता है यदि गिरफ्तार। अगला क्या है आपका, परमादेश। अगला क्या है आपका, परमादेश। इस आदेश को तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर पा रहा है, संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं, किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। यानी कि जब कोर्ट को लगेगा कि कोई भी सार्वजनिक पदाधिकारी ने, कोई भी सरकारी व्यक्ति कानून का या फिर संवैधानिक दायित्वों का जो पालन है वो नहीं कर रहा है, तो उस टाइम पर संविधान क्या करेगा, उनके थ्रू, उनके अगेंस्ट कोई ना कोई फैसला ज़रूर सुनाएगा। या फिर उनके ऐसा करने से किसी अन्य व्यक्ति के मौलिक अधिकार भी प्रभावित हो रहे हैं तो कोर्ट उस पर एक्शन ज़रूर लेता है। अगला है आपका निषेध आदेश। जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके मुकदमे की सुनवाई करती है
तो ऊपर की अदालत जैसे कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय उसे ऐसा करने से रोकने के लिए निश्चित आदेश लागू करती है। यानी कि जैसे जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई, देखिए 3 तरह के कोर्ट होते हैं, एक होता है जिला कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, है ना। अगर कोई जैसे हाई कोर्ट में जाते हैं, है ना, हाई कोर्ट में जाते हैं और हाई कोर्ट में कोई भी कानून या फिर कोई भी मुकदमा होता है और वह बिना उच्च न्यायालय को बताए हुए उसकी सुनवाई करती है, और जब उच्च न्यायालय को पता होता है कि वह उसके दायरे में नहीं आता तो उच्च न्यायालय उस पर पाबंदी लगा करके उस आदेश को रोक देता है और उसकी सुनवाई जो है दोबारा से स्टार्ट कर देता है। ये होता है निषेधादेश। अगला है आपका अधिकार पृष्ठ। जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी अधिकार नहीं, तब न्यायालय अधिकार पृष्ठ आदेश के माध्यम से उसे उस पद पर काम करने से रोक सकता है। यानी कि जैसे कोई, मान लो सरकार की कोई पोस्ट आती है, लोग क्या करते हैं आज के टाइम पे सरकारी नौकरियों के लिए घूस भर देते हैं, है ना, और बाकी कई सारे ऐसे जो मेहनत करते रह जाते हैं। तो अगर कि न्यायालय को लगेगा कि कोई भी व्यक्ति है उसने जो है गैर कानूनी तरीके से उस पद को हासिल किया है तो न्यायालय उस पर एक्शन ले सकती है। नेक्स्ट है आपका उत्प्रेक्षण रिट। जब कोई निचली अदालत अथवा सरकारी अधिकारी बगैर किसी हफ्ते कोई काम करता है तो न्यायालय उसके सामने विचाराधीन मामले और उसे लेकर उत्प्रेक्षण द्वारा उसके ऊपर की अदालत व अधिकारी को हस्तांतरित कर देता है। यानी कि जब कोई कोर्ट की निचली अदालतें अपने काम से के दायरे से बाहर रहती है तो वो क्या करती है, उस अधिकारी को हस्तांतरित भी कर सकती है। तो ये समझा हमने यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स को बिल्कुल डिटेल में, एक एक चीज़ आपको डिटेल में बताई गई, एक एक आर्टिकल आपको डिटेल में बताया गया। ये आपका पार्ट 2 था। अब नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है वो आपकी पार्ट 3 आने वाली है, जिसमें आप राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को पढ़ोगे। ठीक, तो उस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे, इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और मैंने आपको बताया था कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन ज़रूर करें, क्योंकि वहाँ पर हम आए दिन PDF जो है आप लोगों को रिटर्न फॉर्म में प्रोवाइड करते रहते हैं, जहाँ पे डिटेल में की चीज़ बताई गई। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। देर ना करते हुए जल्दी से जाइए, उस लिंक पे क्लिक करके हमारे आज टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए। और उसके अलावा आपको मेल ID दी गई है, वहाँ पर जा कर के अपनी जितनी भी क्वेरीज़ है आप वहाँ पे डाल सकते हो। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। और उसके अलावा आप लोग हमारी EVS की और हिस्ट्री की भी वीडियोस को भी देख सकते हो। हमारे चैनल पर जा कर के आपको EVS की और हिस्ट्री की भी वीडियोस मिलेगी। और आने वाले टाइम पर हम आपको लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम के पैटर्न से, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो इसके लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले सभी अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचे।